हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे भारत में 26 देशों के खुफिया एजेंसियों के चीफ की कॉन्फ्रेंस हुई है और ये गुपचुप तरीके से हुई है। इसके बारे में खुलासा किया है द हिंदू ने। क्या है मामला, इसके बारे में जानेंगे। आज बात होगी राजस्थान बजट के बारे में भी डिटेल में। हम आपको पता होगा कि हम लोग डेली एक राज्य को लेते हैं, वहाँ के बजट के बारे में पूरा एनालिसिस देते हैं। तो आज बारी है राजस्थान की, फिर अलग अलग राज्यों के जो भी डिमांड हो रही है उन सब को कवर करेंगे अलग अलग दिन के करंट अफेयर्स में। रायसीना डायलॉग, उस पर कई क्वेश्चन हैं। कौन चीफ गेस्ट थी, बात होगी। इसके अलावा थीम क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने 53rd डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान किया है, इसका नाम क्या है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड है, उस बारे में जानेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री गई हैं एक झील के पास, गुरु डोंगमार, और चर्चा है उसकी। वहाँ पर ATM का उद्घाटन उन्होंने किया है, तो कहाँ पर है वो, इन सब पर चर्चा होगी। और भी कई क्वेश्चन हैं, सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार और रिमाइंड कर दूं आपको कि मैराथन करंट अफेयर्स वीडियो आ रहा है। कब आ रहा है? 9 मार्च को सुबह 11 बजे, होली के नेक्स्ट डे। तो आप लोग तैयार रहिएगा। जनवरी से लेकर मार्च तक के, यानी 8 मार्च तक का होगा, 1 जनवरी से 8 मार्च तक का टोटल करेंट अफेयर्स यहाँ पर हो गया। जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, देने वाले हैं, वो तो ज़रूर ही देखेंगे इसे, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और हमारे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में शानदार ढंग से टकराते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने 26 से अधिक देशों के खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस मार्च 2023 में कहाँ पर आयोजित की? आंसर होगा दिल्ली में, ठीक है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप कि गुपचुप तरीके से ये मीटिंग हुई है। कब हुई है? तो G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक थी और रायसीना डायलॉग है, उसी के बीच में ये मीटिंग हुई है। और इसके बारे में मीडिया में कहीं को कोई खबर नहीं थी। अब ये द हिंदू ने प्रकाशित किया है। मीटिंग कब हुई? 1 मार्च को हुई है, और इसका खुलासा हुआ है 5 मार्च को, ठीक है। और आज 6 मार्च है, जिसका करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं। ओके, किन किन मुद्दों पर ये चर्चा हुई, बातचीत हुई? तो मुख्य तौर पर वैश्विक मुद्दा था, जिसमें आतंकवाद, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी पूरी दुनिया में किस तरीके से हो रही है, उसको रोकथाम कैसे किया जाए, और इसको किन किन लोगों ने संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं NSA अजित डोभाल, तो उन्होंने संबोधित किया है। और ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है इसको, और इसका आयोजन देश की बाहरी जो खुफिया एजेंसी है, यानी बाहर काम करने वाली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी R&AW रॉ, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, उसके द्वारा ये आयोजित किया गया। और ये बताया गया है द हिंदू में कि ये ऐसी दूसरी बैठक है अभी तक की ये आयोजित की गई है। इस साल की ये पहली बैठक है। और ये जो आयोजन है ना, ये सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस है, वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के तर्ज पे तैयार किया गया है। अब म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका 59वां संस्करण 17 फरवरी से 19 फरवरी तक हुआ था। ओके, तो यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है रायसीना डायलॉग के स्टार्ट होने से ठीक पहले। एक सवाल आपसे, अभी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, उसके चीफ कौन है? नाम आपको बताना है। ओके, रॉ के चीफ कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, और उनका कार्यकाल कुछ महीने पहले ही बढ़ाया गया था। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा रायसीना डायलॉग 2023, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर किस देश की प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया है? आंसर होगा इटली। क्या नाम है उनका? जियोर्जियो मिलोनी। फोटोग्राफी ये रहा। क्या नाम है इनका? जियोर्जियो मिलोनी। ओके, इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं कि कोई बड़ा आयोजन है, और ये तो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, और उसमें चीफ गेस्ट किसे बनाया गया है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये मल्टीलैटरल ये कॉन्फ्रेंस था रायसीना डायलॉग, और इस बार
100 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं, वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री, जैसे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, और भी तमाम देशों के विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, वो सब इसमें शामिल हुए हैं। और चीफ गेस्ट थी इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जियो मेलोनी। ओके, तो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये उद्घाटन के समय का है। कब से कब तक ये आयोजन हुआ है? 2 से 4 मार्च तक ये आयोजन किया गया। अच्छा, एक सवाल उठता है कि इसका नाम रायसीना डायलॉग क्यों है? दरअसल ये जो है ना, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भवन और जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है वो एक पहाड़ी पर है, और उसका नाम क्या है? रायसीना हिल। ठीक है, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये रायसीना हिल है। तो उसी वजह से इसका नाम जो है ना रायसीना डायलॉग रखा हुआ है। और ये डायलॉग जो है 2016 में शुरू हुआ था, स्थापित हुआ था। और ये दुनिया के जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स है, यानी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र, उसी मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा होती है। और ये जो सम्मेलन है वो सिंगापुर शंग्री ला डायलॉग उसी की तरह का है, वो अंतर्राष्ट्रीय डायलॉग है, सम्मेलन है। तो ये विश्व स्तर पर एक प्रमुख विदेशी मामलों का सम्मेलन बन गया है। दुनिया भर के जो नीति निर्माता हैं वो सब अपना विचार यहाँ देने के लिए आते हैं, डिस्कशन होता है। और इसका आयोजन कौन करता है, मेजबानी कौन करता है? तो भारत का विदेश मंत्रालय और एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, वो करता है मिलकर। ठीक है, और ख़ास बात है कि इससे फ़ायदा भी बहुत सारे हैं। फ़ायदे ये हैं कि जब इतने बड़े स्तर पर दुनिया के विदेश मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष वगैरह आते हैं, तो हमारा जो द्विपक्षीय उन सब से जो संबंध है वो और मजबूत होता है। तो इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट थी इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जियो मेलोनी। एक बार मैप में देख लेते हैं कि इटली है कहाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, वो भी रायसीना डायलॉग पर ही है। ठीक है, तो अगला ये तो रहा प्यारा भारत, ये पूरे वर्ल्ड में। और इटली कहाँ? यूरोप में है। यूरोप में इस जगह से पे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये रहा इटली, ये यूरोप है। और इसकी सीमा कहाँ कहाँ से मिलती है? तो एक तो मेडिटेरियन सी है, दूसरी ओर फ्रांस है, उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड है, और भी कई देश हैं, वहाँ से इसकी सीमा मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रायसीना डायलॉग 2023 की थीम बताएं। थीम क्या है इसकी? आंसर होगा ये, क्या है? उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ओके, तो ये रायसीना डायलॉग, और ये थीम भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये थीम पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। ओके, तो ये 2 से 4 मार्च को आयोजित हुआ। उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो 1 ईयर का मेंबरशिप ले सकते हैं सरकारी जॉब ने उसका, और इसके थ्रू आपको 1 साल तक क्या क्या मिलता है? करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा वो भी PDF कई तरह के होते हैं, MCQ विद नोट्स होता है, केवल MCQ होता है, 1 लाइनर भी होता है, तो कई तरीके के होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ वो सब कंटेंट भी उसमें मौजूद होता है। इसके अलावा मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स का, वीकली और मंथली, और तमाम एग्जामिनेशंस के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 199 में अभी अवेलेबल है। 1 साल तक आप इन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं, और बुक्स में छूट भी मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गुरु डोंगमार झील किस राज्य में स्थित है, जिसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने SBI का ATM, उसका जो ATM है उसका उद्घाटन किया वहाँ पर? आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, और न्यूज़ देख रहे हैं आप ऑल इंडिया रेडियो में कि उन्होंने वहाँ पर विजिट किया और एक ATM का उद्घाटन किया। कितनी ऊंचाई पर है ये देखिए, 17,800 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से, और ये कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम के किस जिले में स्थित है ये? मंगन जिले में स्थित है। SBI के ATM का उद्घाटन किया उन्होंने। ओके, और ये फोटोग्राफ दिखा देता चाहता हूँ। ये वित्त मंत्री हैं और कुछ पूजा अर्चना
कर रही हैं। ओके, ये जो झील है वो भारत की सबसे ऊंची जो झीलें हैं उनमें से एक है और इसका नाम गुरु पद्म संभव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक उन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक है, गुरु पद्म संभव ने 8वीं शताब्दी में इस झील का दौरा किया था, फिर तो गुरु डोंगमार के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया ये झील। ठीक है, तो सिक्किम में ये झील है और सिक्किम की बात कर लें, मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं और राजधानी है गंगटोक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 53वां जिला यानी 53rd डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान किया है, तो उसका नाम बताएं जो नया डिस्ट्रिक्ट होने जा रहा है वो। आंसर होगा मऊगंज। ठीक है, मऊगंज नाम है। न्यूज़ आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ही इसका ऐलान किया है कि मऊगंज जिला बनाया जाएगा और इसे रीवा से काट कर अलग किया जाएगा। ठीक है, रीवा से, और इसी के साथ जिलों की संख्या बढ़कर 53 हो जाएगी। तो ये तो रहा मध्य प्रदेश, प्यारा भारत है उसमें मध्य प्रदेश, यही इसी के पास यहाँ पर है ये, एक बार मैप के थ्रू। तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट है और रीवा डिस्ट्रिक्ट को ही काट कर और एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा मऊगंज। ओके, और इसमें 4 तहसील होंगी, नईगढ़, मऊगंज, हनुमना और देव तालाब। ओके, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है। मुख्यमंत्री कौन है अभी? शिवराज सिंह चौहान, मैंने पहले बताया। गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई पटेल, राजधानी आपको पता है भोपाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसने जीता? अभी मार्च में ये अवार्ड दिया गया है। आंसर का मीराबाई चानू, लगातार दूसरी बार उन्होंने ये अवार्ड जीता है। इंडियन एक्सप्रेस में आप ये न्यूज़ देख रहे हैं। अवार्ड की घोषणा ये 5 मार्च को की गई है। मीराबाई चानू, उनके बारे में आप जानते हैं, मणिपुर में उनका जन्म हुआ था और बड़ी मुश्किलों से वो आगे बढ़ी हैं। वेट लिफ्टिंग के गुर सीखे उन्होंने वहाँ लकड़ी इकट्ठा करते हुए। 2020 में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। इसके बाद 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें वेट लिफ्टिंग का गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। ठीक है, तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 वो अवार्ड मिला है इन्हें, लगातार दूसरी बार। 2021 में भी इनको अवार्ड मिल चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड की विजेता का नाम बताएं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? पैरा स्पोर्ट्स वुमन की बात हो रही है। आंसर का इसका भाविना पटेल। ओके, और ये अवार्ड दिया जा रहा है इनको, 5 मार्च को ये अवार्ड दिया गया है। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये भाविना पटेल, और 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था पैरालंपिक, तो उसमें सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। ठीक है, 2020 टोक्यो ओलंपिक कहेंगे लेकिन आयोजित हुआ था वो 2021 में, तो कंफ्यूज मत हो जाना आप। ओके, तो सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था पैरा ओलंपिक में, पैरा टेबल टेनिस खेल में, और ऐसा करने वाली वो पहली पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी थी। ठीक है, इसके अलावा कई और अवार्ड भी दिए गए हैं। अब अगला अवार्ड क्या है? बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो प्रीतम सिवाच को दिया गया। वो भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि प्रीतम सिवाच जो हैं वो देश की पहली महिला हॉकी कोच हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगला अवार्ड जो है बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है, और ये मिला है बॉक्सर नीतू घनघस को। ठीक है, बॉक्सर नीतू घनघस को। अगला अवार्ड क्या है? बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये अवार्ड मिला है लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी और नयन मोनी सैकिया को। और अगला अवार्ड है स्पेशल ट्रॉफी का, 106 साल की रामबाई और 95 वर्ष की 95 ईयर की भगवानी देवी को संयुक्त रूप से ये मिला है अवार्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
WHO के द्वारा विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 मार्च को, 3 मार्च को। और WHO के द्वारा ये घोषित है ये दिवस। और थीम क्या है इस बार की? तो कान और सुनने की देखभाल सभी के लिए, इंग्लिश में कहेंगे इसे ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, ये है थीम। WHO के द्वारा ये घोषित है 2023 के लिए। ओके, WHO की भी बात कर लें। स्थापना को हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। आंसर होगा इसका 3 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च को आयोजित किया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम ये वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये है थीम। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग राजस्थान बजट के बारे में। और आपको पता है हर दिन एक राज्य का बजट हम लोग लेकर चल रहे हैं करंट अफेयर्स वीडियो में। और आप सबकी डिमांड आ रही है अलग अलग राज्यों से। कोई कह रहा है कि हमें झारखंड का दे दीजिए पहले, कोई हरियाणा के मांग रहे हैं, कोई पश्चिम बंगाल, कोई छत्तीसगढ़, कोई महाराष्ट्र। तो इस तरह के पूरे देश से डिमांड आ रही है, जो कमेंट बॉक्स में आप सबके देखते हैं हम। आप लोग भी बताइए जिन लोगों ने नहीं कमेंट किया है कि अगला वीडियो जो करंट अफेयर्स का है उसमें किस राज्य के बजट को शामिल किया जाए। ठीक है, तो अभी तो राजस्थान बजट है, इस पर देखते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट MCQ है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और अच्छा खासा ये बजट है, आर्थिक विकास दर भी अच्छा खासा बताया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं बजट से रिलेटेड, राजस्थान के बजट से रिलेटेड। क्वेश्चन होगा, बजट 2023-24 में राजस्थान सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 3.9 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, क्या है? 3.9 लाख करोड़ रुपए, ये है बजट यानी खर्च का लक्ष्य रखा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 में। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। तो उन्होंने 10 फरवरी को राज्य के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। वो मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ में उनके पास वित्त विभाग भी है, इसलिए उन्होंने खुद बजट पेश किया है। ठीक है, तो कितना है? 3.9 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था यानी 2022-23 उसमें क्या बजट था? तो 3.46 लाख करोड़ रुपए का बजट था। और अंतर क्या है? तो 44,674 करोड़ रुपए का अंतर है, यानी ज़्यादा है ये बजट पिछली बार के अनुसार से। ठीक है, हालांकि ये जो आप देख रहे हैं ना पिछले साल का 3.46 लाख करोड़ रुपए, बाद में इसको संशोधित किया गया था और 3.82 इतने लाख करोड़ का ये कर दिया गया था संशोधित करके। ओके, चलिए अब इसी के बारे में डिटेल बात करते हैं कि इनकम का क्या लक्ष्य रखा गया है राजस्थान के बजट में। लक्ष्य है 3.9 लाख करोड़ रुपए का इनकम का लक्ष्य। और उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कि हो गया राजस्व प्राप्तियाँ। ये क्या होता है? तो जो सरकार टैक्स लेती है लोगों से और इसके अलावा केंद्र से जो टैक्स का हिस्सा मिलता है वो मिलेगा 2.33 लाख करोड़ रुपए, ये इनकम होगा। और फिर है पूंजीगत प्राप्तियाँ, यानी सरकार कर्ज ले रही है या सरकार ने ही दूसरे को कर्ज दिया हुआ है तो वहाँ से वापसी हो रही है, तो वो है 1.56 लाख करोड़ रुपए। अब ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से ये पैसा आ रहा है, किस किस मद से ये पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है, रकम आ रही है 40.15% टोटल जो इनकम एस्टिमेट रखा गया है उसका। वो क्या कर रहे हैं? कर्ज ले रहे हैं, बड़ी बात। दूसरा मतलब कर्ज कई तरीके से ले रहे हैं, केंद्र सरकार से आंतरिक उधार ले रहे हैं, कुछ जो लोन दिया हुआ है उसकी वसूली हो रही है। तो ये है 40.15%, बड़ी बात है ये। ठीक है, उसके बाद किसका स्थान आता है? उसके बाद है केंद्रीय करों में जो हिस्सा है राज्य का वो 15.75%। इसके अलावा जो स्टेट GST है 12.52%। ओके, और फिर अदर है, अदर की बात करेंगे तो हम
यहाँ देखेंगे कि केंद्रीय सहायता मिलेगी 8.69% की। अब बिक्री कर से 6.98% आएगा। कर भिन्न राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू ये 6.21% होगा। ये कर भिन्न राजस्व का मतलब क्या हुआ, जैसे आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं ना, तो उसमें जो आपको स्टाम्प ड्यूटी देना होता है तो वो इस तरह का हो गया। अन्य कर हैं यानी अदर टैक्स 3.38% है। वाहनों पर जो टैक्स लगता है वो 1.97%। तो ये इस तरीके से ये इनकम हो रहा है, ठीक है। और अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो खर्च होना है तो वो उसका क्या लेखा जोखा है। तो खर्च 3.9 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। और ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस कितना है, 2.58 लाख करोड़ रुपए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये है 1.31 लाख करोड़ रुपए। तो अभी हमने देखा कि पैसे आ कैसे रहे हैं। अब देख लेते हैं जो खर्च होने वाला है ना उसका हिसाब किताब। तो टोटल जो खर्चा होना है वो 3.9 लाख करोड़ रुपए है राजस्थान में। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है खर्च 2.58 लाख करोड़ रुपए है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1.31 लाख करोड़ रुपए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब डेवलपमेंट कार्य, लोगों को लोन देना सहायता के लिए या कर्ज की वापसी हो रही है, वो हुआ। अब देख लेते हैं कि किस किस माध्यम से ये खर्च होना है। तो सबसे ज़्यादा राजस्व खर्च व्यय है 57.94% यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने जा रहा है, जो सरकार का खर्चा वर्चा होता है वो। इसके अलावा 23.99% जो है ना वो लोन को चुका रहे हैं। जैसे पिछली बार देखा, मतलब जो इनकम ले रहे हैं उसमें बहुत बड़ी रकम है जो हम लोन ले रहे हैं, मतलब वो राज्य लोन ले रहा है। अब क्या है, जो पुराना लोन लिया हुआ उसको भी चुकाना है, उसका ब्याज भी देना है, तो ये उसमें 23.99% खर्चा हो जा रहा है। उसके बाद कैपिटल आउटले है 9.74% कैपिटल आउटलेट, ओके। और ब्याज की अदायगी कुछ और है 8.29% और एक है 0.04%, ये भी ऋण एवं अग्रिम अदायगी है ये भी, ओके। तो ये स्थिति देख रहे हैं हम कि बजट जो है 3.9 लाख करोड़ रुपए का है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में जो योजना खर्च है यानी स्कीमेटिक आउटले है वो कितना है और किस किस स्कीम में कितना खर्च हो रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो सर्विसेज हैं, योजनाएं हैं, उनमें 10,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट में 19,891 करोड़ रुपए, स्पेशल एरिया प्रोग्राम में 660 करोड़ रुपए, इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल में 6,682 करोड़ रुपए, पावर में यानी बिजली में 25,191 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इंडस्ट्री में 2,069 करोड़ रुपए, ट्रांसपोर्ट में 11,233 करोड़ रुपए, साइंटिफिक सर्विसेज में 26.33 करोड़ रुपए है। सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज में बहुत बड़ी संख्या, मतलब बहुत बड़ी रकम खर्च किए जाने का प्रावधान है। कितना, 96,000 करोड़ रुपए ये सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज से संबंधित जो योजनाएं हैं तमाम, उन सब पे खर्च करने जा रही है सरकार, ये प्लान बना है। इकोनॉमिक सर्विसेज पे 6,531 करोड़ रुपए और जनरल सर्विसेज पे 4,413 करोड़ रुपए ये हुए। ये पूरी लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF है वहाँ पर अवेलेबल है, दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट, उसका लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है। आंसर होगा इसका 3.98%, ठीक है। क्या है, 3.98%। अब यहाँ दो सवाल हैं, GSDP क्या है और फिस्कल डेफिसिट क्या है यानी राजकोषीय घाटा क्या है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं। GSDP जैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर देश का नहीं कहते हैं कि GDP कितना ग्रोथ रेट हो रहा है, GDP क्या बढ़ रहा है, तो उसी तरह से अगर हम राज्य की बात करेंगे ना तो हम GSDP कहेंगे उसे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आपका मतलब राज्य सरकार का इनकम है और इनकम में कोई कर्ज
मतलब कर्ज को हटा दिया, साइड कर दिया गया। और फिर जो खर्चा है, खर्च में भी जो पुराना ब्याज है वो सब को चुकाना है, उसको भी साइड कर दिया गया। तो उसका जो अंतर है ना वो घाटा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार इनकम कम कर रही है और खर्च ज़्यादा कर रही है, और खर्च करने के लिए लोन ले रही है। तो वो कितना है जीएसडीपी का, तो 3.98% है। ठीक है, अब सवाल होता है कि जीएसडीपी कितना है उस राज्य का, वो अगले क्वेश्चन से बताते हैं आपको। क्वेश्चन होगा अगला, बजट 2023-24 में राजस्थान सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है पिछले साल की तुलना में। आंसर होगा 16.04%। ठीक है, क्या है 16.04%। तो ये जीएसडीपी तो आप समझ ही गए, पिछले वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जैसे देश का हम कैलकुलेट करते हैं जो ग्रोथ रेट वो जीडीपी कहते हैं, और स्टेट का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जीएसडीपी कहेंगे। तो टोटल जो जीएसडीपी रहा है, मतलब अनुमान है, अनुमान रखा गया मतलब वो है कितना, 14,13,620 करोड़ रुपए का, यहाँ आप देख रहे हैं। और ये पिछले साल की तुलना में अगर कहेंगे तो 16.04% का ग्रोथ रहने की उम्मीद जताई गई है। तो सवाल ये हो सकता है आपसे कि राज्य सरकार ने कितना जीएसडीपी राजस्थान का प्रस्तावित किया है या अनुमान लगाया है, तो वो होगा 14,13,620 करोड़ रुपए का। और ग्रोथ रेट कितना अनुमान है, तो 16.04% का। ठीक है, अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो अनुमानित होता है 2 साल का लेटेस्ट का, तो वो है 12,18,193 करोड़ रुपए का। और ग्रोथ रेट कितना रहा है, तो 19.5% का। उससे पहले वाला इसका जो आंकड़ा है वो अस्थायी हो गया है। तो 2020-21 में जब कोविड-19 का बड़ा गहरा दौर था, उस समय 10,19,442 करोड़ रुपए का जीएसडीपी था राजस्थान का, और उस वक्त ग्रोथ रेट हुआ था 2.08%। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, कि राजस्थान आर्थिक सर्वे यानी राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार, देखिए जो लेटेस्ट होता है ना वो आर्थिक सर्वे वो 22-23 कहेंगे, 23-24 नहीं कहेंगे। ठीक है, 22-23 का आर्थिक सर्वे, और उसी के आधार पर ये बजट बनता है। तो इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है ना उसकी वृद्धि कितनी रही है, तो वो है 2.08%। ठीक है, 2.08%। यहाँ वाला जो आंकड़ा था ना वही वाला है। ओके, और अब बात कर लेते हैं हम बजट घोषणाएं। बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, चुनावी बजट भी कहा जा रहा है इसे। और एक और वाकया हुआ कि बजट भाषण देते समय जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो पिछले साल का बजट पढ़ने लगे थे। फिर अफसरों ने इशारा किया, फिर बजट उन्होंने वापस किया, और फिर जो इस साल का यानी अगले साल का प्रस्तावित बजट है उसको पढ़ना उन्होंने शुरू किया था। तो बजट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। तो बड़ी घोषणा ये है कि 19,000 करोड़ से अधिक की महंगाई राहत पैकेज दिया गया है। मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना है, उसके तहत अगर 100 यूनिट प्रति माह की बिजली खपत हो रही है तो उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलेगी, यानी 100 यूनिट तक पैसा नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके तहत प्रति परिवार बीमा राशि को बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, इसके तहत परिवार की दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिए गए। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब हर साल 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी। यहाँ क्या बात हो रही है, शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात हो रही है। ठीक है, गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया जा रहा है और 200 करोड़ रुपए गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट फंड दिया जाएगा। गिग वर्कर्स क्या है, मतलब कुछ घंटे के लिए काम करना है, जैसे जोमेटो वगैरह में जो काम कर रहे हैं, जो डिलीवरी दे रहे हैं, वो सब गिग वर्कर्स हम कहेंगे। और भी कई सारी योजनाएं हैं, ये सब आप देख रहे हैं। तो ये सब का PDF मैंने
दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और हर दिन अलग अलग राज्यों का भी बजट हम लोग करंट अफेयर्स के वीडियो में शामिल करेंगे और ये वीडियो आपको अलग से मिल भी जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और याद रखिएगा 9 मार्च को सुबह 11 बजे मैराथन वीडियो आएगा। जनवरी से लेकर मार्च तक का, उस तारीख तक का टोटल कंटेंट होगा और मेंबरशिप आपके लिए है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपके काम ही आएगा।